औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली कैंपस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मरतबा आप सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन देखा था कि जिसमें रेडियम जिसका एटॉमिक मास 226 था वो कन्वर्ट हुआ रेडॉन गैस जिसका मास 222 था और उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई। ये जो इक्वेशन है ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये खुद ब खुद होता है, लाइक ये डिसइंटीग्रेशन है। लेकिन इस चीज़ को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें उसने एक न्यूक्लियर रिएक्शन किया। उस न्यूक्लियर रिएक्शन में उसने क्या किया कि उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाए और उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से ऑक्सीजन बनी और वहाँ से हाइड्रोजन एमिट हुई। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसके लिए अलार्मिंग सी थी, उसके लिए एक हैरानकुन चीज़ थी। और हमारी बुक में इसके बारे में लिखता है कि रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन 1918. He bombarded alpha particles on nitrogen. He observed that as a result of this reaction, oxygen is obtained and proton is emitted. This reaction indicated that when alpha particle enters the nucleus of nitrogen, then an excitation is produced in it, and as a result, oxygen and a proton are produced. जैसे रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको ये प्रोटॉन मिला, ऑक्सीजन मिली, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहे और उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। लेकिन उन सारी चीज़ों के बाद एक असेसमेंट ड्राइव हुई कि जिसके बारे में हमें ये याद दहानी रहनी चाहिए कि किसी भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए, अमल में आने के लिए कुछ एक कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और वो कंडीशन हम यूजुअली केमिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं, जो केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं, तो वो ये होती है कि बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मस्ट रिमेन्स सेम। इट इज़ बिकॉज दीज पार्टिकल्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। हम जैसे कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इसी तरह सेम न्यूक्लियर रिएक्शन को भी बैलेंस किया जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं बिफोर एंड आफ्टर, वो रिएक्शन सेम होने चाहिए। लाइक अगर इस रिएक्शन को देखें जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया और फर्स्ट टाइम एज अ न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे सामने आया, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें रिएक्टेंट्स के तो 7+2 और जो है वो प्रोडक्ट्स के 8+1। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो 7+2 और दूसरी तरफ 9 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद हम आगे एक चीज़ देखते हैं कि अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्लूडिंग द रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट्स की है, इवन के रेस्ट मास एनर्जी भी हो, वो बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से। एनर्जी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन एटॉमिक मास यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको दिखा दी गई है, सेम वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। ये आपको पेज नंबर 239 पे मिलेगा और फिर आपने इसमें से ये भी प्रूव करना है कि ये मास कंजर्व्ड है, यानी बोथ साइड जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो कंजर्व्ड है, दैट इज इक्वल बोथ साइड। क्योंकि हमारे पास दो शर्तें थी, हमारे पास ये था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो सेम रहने चाहिए, सेकेंडली मास कंजर्व रहना चाहिए। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर तो हमने यहाँ से देख लिया, जो हमारे पास मास की कंजर्वेशन है वो इंशाल्लाह आप कैलकुलेट कर लेंगे। याद रखिएगा पेज नंबर 239 पे आपके पास ये पैराग्राफ में अवेलेबल है। अगर आपको आसानी हो तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास ओपन रखिएगा, आपको और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिलती रहेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैन आल्सो टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है रिवर्स भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सिर्फ इसी इक्वेशन तक ही हम उसको कन्फाइंड रखें, बल्कि एक इक्वेशन ये भी है, इस इक्वेशन से भी हमें कार्बन मिलती है और साथ में एक न्यूट्रॉन मिलता है, तो ये भी एक हमारे पास
न्यूक्लियर रिएक्शन की ही एक एग्जांपल है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है ये बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है, और पेज नंबर 239 पे ही एक पैराग्राफ के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हाउ अ न्यूट्रॉन कैन बी आइडेंटिफाइड। एक न्यूट्रॉन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि न्यूट्रॉन किधर है, तो हम कैसे न्यूट्रॉन को किसी रिएक्शन के अंदर या किसी सिचुएशन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 239 के लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल इक्वेशन के ऊपर नीचे नजर आएंगी लास्ट 2 लाइन्स, उसमें लिखा होगा अ न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज देयरफॉर इट प्रेजेंटेड a great amount of difficulty for its identification। anyhow अगर आप इस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसमें कहता है when neutrons were passed through a block of paraffin fast moving protons were ejected out and these were easily identified। तो पैराफिन के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर इसके आगे 4-5 लाइन्स और हैं, तो ज़रूर देखिएगा, और इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। फिशन क्या चीज़ है? हम सब की ड्रीम जॉब्स में से, ड्रीम स्टडीज़ में से एक स्टडी है। बहुत से लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर ही बनना चाहेंगे, लेकिन अदर देन दैट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट साइंटिस्ट बनने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं। तो उसमें भी एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें फिशन और आपकी एटॉमिक एनर्जी और इस तरह के प्लांट्स हैं। आपकी हमारी जो बुक है उसमें टेक्स्ट में भी इनका जिक्र है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का, चशनप हमारा जो मियाँ वाली का प्लांट है उसके बारे में जिक्र है। तो ज़रूर इसकी थियरी आपने रीड करनी है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। फिशन रिएक्शन होता क्या है? Such a reaction in which a heavy nucleus like uranium splits up into two nuclei of roughly equal size along with the emission of the energy during the reaction। ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें न्यूक्लियस टूटता है और बड़ा न्यूक्लियस टूटता है। बड़े न्यूक्लियस से मुराद यूरेनियम टाइप एलिमेंट्स के न्यूक्लियस टूटता है, और जब ये टूटता है तो तकरीबन इक्वल साइज में ही जो है वो डिवाइड होता है। लाइक जैसे आप जिंगर बर्गर खाते हैं, बिल्कुल सेंटर में से काटते हैं तो 2 पीसेज होते हैं, और यूजुअली अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना हो तो आप हमेशा बर्गर बनाने वाले को भी देख रहे होते हैं कि कहीं राइट लेफ्ट से ज़्यादा ना काट जाए। तो एग्जैक्टली इक्वल साइज में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, और इसकी डिवीजन के दौरान काफ़ी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और यही एनर्जी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन द फॉलोइंग वेज। अब बाकी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है से ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है फिशन किस तरह मुख्तलिफ है? नंबर 1, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम द 2 न्यूक्लियाई ऑब्टेन्ड हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। नंबर 1, ये जो यूनिक चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि जब ये टूटता है तो इससे 2 न्यूक्लियास बनते हैं और वो तकरीबन इक्वल साइज के बनते हैं। बाकी जो रिएक्शन होता है उसमें यूजुअली ऐसे नहीं होता। नंबर 2, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ गिवन आउट, और बड़ी एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है। एक चीज़ जो एडिशनली आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि फिशन रिएक्शन परफॉर्म कैसे होता है। फिशन रिएक्शन ऐसे परफॉर्म होता है कि हम यूरेनियम लेते हैं, अगर पर्टिकुलरली यूरेनियम की बात करूँ मैं, तो उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं। न्यूट्रॉन्स आकर टकराते हैं, न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो ये न्यूक्लियस से डिफ्लेक्शन नहीं ले पाते, बल्कि जाके स्ट्राइक करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। जब यूरेनियम टूटता है तो उससे बेरियम बनता है और उससे क्रिप्टॉन बनता है। ये याद रखिएगा, ये सबसे फेमस इक्वेशन है, और उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिलीज होती है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब अगर इसी फिशन रिएक्शन को हम अपनी बुक के हिसाब से पढ़ें तो ये बुक के हिसाब से चलें, इसमें एक और चीज़ जो मेरे से स्किप हुई मैं वो दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। एक न्यूट्रॉन टकराता है, यूरेनियम को ब्रेक करता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट करता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, और एक और एडिशनल चीज़, इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। यानी एक न्यूट्रॉन के टकराने से कितने न्यूट्रॉन्स हमें मिले? 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स 3 न्यूट्रॉन्स मिले और 2 अलग अलग न्यूक्लियाई मिले, जिसमें से एक को हम बेरियम और दूसरे को क्रिप्टॉन कहते हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये आगे जाके फिर टकराते हैं
नेक्स्ट यूरेनियम आइटम के साथ, और फर्दर उसमें से 3 निकलते हैं, फिर उनमें से 3 ऐसे ही 3 का आगे मल्टीपल चलता जाता है। इस चीज़ को हम आगे फर्दर चेन रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे। फिशन रिएक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक ग्राफ हमने पढ़ा, जो चैप्टर के स्टार्ट से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर से ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमें बताता क्या है? दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटेस्ट फॉर द मिडल एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर रिजिडली बाउंड। तो इसका रीज़न आपने ज़रूर याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ है वो ग्रेटेस्ट है मिडल एलिमेंट्स के लिए। दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ये जो पिक्चर है मैंने इंटरनेट से ली है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आपको ग्राफ की पिक्चर भेजी थी वो मैंने हैंड रिटन आपको ग्राफ भेजा था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैंशनड हैं। अब ये जो मिडल एलिमेंट्स हैं इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिडली बाउंड हैं। उनके मॉलिक्यूल्स बड़े टाइटली आपस में बाउंड हैं, इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज़्यादा है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अ लिटल लेस फॉर द लाइट और हैवी एलिमेंट्स। बहुत लाइट एलिमेंट्स हों या बहुत हैवी एलिमेंट्स हों लाइक यूरेनियम, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम होती है कंपैरेटिवली मिडल वालों से। उसकी वजह कि उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिजिडली बाउंड नहीं होते, लूज होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करना ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूरेनियम ब्रेक्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ fission into the barium and krypton, then the energy at the rate of 8.5, यानी बेरियम में से 8.5 और क्रिप्टॉन, तो अगर तकरीबन हम इसमें से माइनस करें तो हमें मिलता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो पर न्यूक्लियॉन हमें जो एनर्जी मिलती है वो तकरीबन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, और अगर इसको हम यूरेनियम के मैस के साथ मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और ये हमें एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी मिलती है। अगर आप खुद सोचें कि यूरेनियम का एक नॉर्मल सा पीस हो तो हज़ारों एटम्स होते हैं, हज़ारों एटम्स हों तो हर एक के साथ भी अगर आपको 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले और उसको नंबर ऑफ एटम से आप मल्टीप्लाई करें तो खुद सोचें कितनी एनर्जी मिलती होगी। द फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम डज नॉट ऑलवेज give the same product fragments बेरियम एंड क्रिप्टॉन। हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आपको बेरियम या क्रिप्टॉन मिले, इससे कुछ और भी मिल सकता है। तो अगर हम यूरेनियम लें, उसके साथ न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करें, फिर अनस्टेबल हमारे पास यूरेनियम बनेगा लड़ाई से, फिर उससे हमें स्ट्रॉन्शियम मिल सकता है, जीनॉन मिल सकता है। ऑब्वियसली 3 न्यूट्रॉन तो निकलेंगे ही निकले होगा, फिर एनर्जी 197.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक भी निकलती है। उसके बाद अगर यूरेनियम की फिर एक और भी हम टाइप देखें, और अगर उस पर अगर हम फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन में न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें तो उससे हमें 10 मिलता है, हमें उससे मोलिब्डेनम मिलता है, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और ऑब्वियसली एनर्जी तो मिलती ही मिलती है। फिशन चेन रिएक्शन। चेन आपको पता है जंजीर कड़ियों से चलती है। अब ये जो ब्लू डॉट है, ये ब्लू डॉट क्या शो कर रहा है? ये ब्लू डॉट हमें यूरेनियम के बारे में बता रहा है। ये जो ऑरेंज सा डॉट है ये न्यूट्रॉन है, या के टकराता है, इससे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोई भी 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स से हम इनिशियल केस डिस्कस करते हैं, एक बेरियम बना, एक क्रिप्टॉन बना, साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकले, जो हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किए थे 1, 2 एंड 3। ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएंगे। हर एक न्यूट्रॉन अपना अपना एक न्यूक्लियस पकड़ेगा, उनसे ही ऐसे ही 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, हर एक से 2-2 प्रोडक्ट्स बनेंगे जो मस्टर्ड कलर में नज़र आ रहे हैं। हर एक में से 3-3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। पहले एक न्यूट्रॉन टकराया, उसने 3 न्यूट्रॉन निकाले। ये 3 अलग अलग जाके टकराए, इन्होंने क्या किया? 3, 3, 6 एंड 3, 9। तो 1 से 3 बने, 3 से 9 बने, लेकिन 9 से कितने बनेंगे आप खुद सोच लें। ये अपने 3 निकालेगा, ये अपने 3 निकालेगा, ये अपने 3, ये अपने 3, ये अपने 3, ये भी अपने 3, ये वाला भी अपने 3, ये भी अपने 3, तो ऑलमोस्ट 27 निकालेंगे, एंड सो हम। ये पूरी एक चेन चल जाएगी, एक कड़ी चल जाएगी। और अगर आप देखें तो फिशन फ्रैगमेंट्स और न्यूट्रॉन्स और ये सारी चीज़ें देखें तो इतना लंबा एक सिलसिला चल जाता है जो अनस्टॉपेबल होता है। इसको रोका नहीं जा सकता है। इसको रोकने के लिए भी फिर हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल मैस? फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, दैट इज़ क्रिटिकल मैस। ये सारी चीज़ें जो थ्योरी में लिखी हुई हैं वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ अपनी बुक को भी साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा। ये चंद एक चीज़ें हैं जो यहाँ पे
पॉइंट्स की सूरत में लिखी हुई होती हैं, तो इनके साथ साथ आप थियरी जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। Such a mass of uranium in which one neutron out of all the neutrons produced in one fission reaction produces further fission is called as critical mass। एक स्पेसिफिक mass है, mass की एक मुख्तस की गई क्वांटिटी है जिसको हम क्रिटिकल mass का नाम देते हैं। उतना mass अगर हमारे पास हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें से एक न्यूट्रॉन ऐसा होता है उन तमाम न्यूट्रॉन्स में से जो निकल के फर्दर आगे फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करा सकता है। ऐसे मैस को आप क्रिटिकल मैस कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक मुख्तस, एक मखसूस किस्म की एक अमाउंट है मैस की कि जिसके साथ अगर फिशन रिएक्शन किया जाए तो उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलता है जो कि फर्दर आगे और मज़ीद न्यूट्रॉन्स निकाल के तो फिशन रिएक्शन कराता है। इस मैस को आप क्रिटिकल मैस कहते हैं। इसकी 3 शराइत हैं। If mass of the uranium is greater than the critical mass, the chain reaction proceeds with a rapid speed। अगर आपके पास जो आपने यूरेनियम लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर उसका मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा है तो ये जो चेन रिएक्शन है ये बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी चलेगा। If the mass of uranium is less than the critical mass, the chain reaction does not proceed। अगर मैस ऑफ यूरेनियम जो जिस मैस के साथ आप रिएक्शन करना चाह रहे हैं, अगर वो क्रिटिकल मैस से कम है तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी शर्त यही है कि एक न्यूट्रॉन को निकल के आगे फर्दर फिशन रिएक्शन को चलाना होता है। वो महज ही इतना नहीं है कि वो चला सके, तो लिहाजा उसकी आगे फिशन रिएक्शन नहीं होगा। नंबर 3, इफ़ द मास ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू द क्रिटिकल मैस, अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस के बराबर है, द चेन रिएक्शन प्रोसीड्स विद द इनिशियल स्पीड एंड वी गेट अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक रिएक्टर इज ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि यूरेनियम को उतना ही मैस लिया जाए जितना क्रिटिकल मैस होता है, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो इनिशियल स्पीड के साथ ही चलता रहे, ज़्यादा ना चले, क्योंकि जब चेन बढ़ती है तो फिर इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। तो हम इसको कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं विद क्रिटिकल मैस। और एटॉमिक रिएक्टर्स जो हमारे चश्मा, कराची, कहूटा, जोराबाद और मुख्तलिफ इलाकों में हैं, वो सारे इसी प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जैसे हमारे चश्मा में है या कराची में है या और मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो ये वर्क कैसे करते हैं। अपनी बुक को ज़रूर अपने सामने रखिएगा और आपकी बुक के ऊपर ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 244, 244 और 243 से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, 244 पे, और इससे आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन द रिएक्टर प्लेज द सेम पार्ट डज द फर्नेस इन थर्मल पावर स्टेशन। जैसे हमारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जिसमें हम तेल को जला के बिजली बनाते हैं, सेम ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप देखें तो इसकी डायग्राम से ही आपको नज़र आ रहा है, भाप निकलती हुई नज़र आ रही है, स्टीम जा रही है, टरबाइंस हैं, जनरेटर्स हैं, कंडेंसर हैं, वाटर पंप्स हैं, कूलिंग टावर्स हैं, ये देखें धुएं निकल रहे हैं और ये बिजली जा रही है, घरों को जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है वो हमें पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का एक स्केच बता रही हैं। हकीकत तो ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको अंदाज़ा कर सकते हैं। इन फर्नेस कोल और ऑयल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट वाइल इन रिएक्टर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो फर्नेस ऑयल में जब हम तेल जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली कोयला या तेल जलता है तो हमें बिजली मिलती है स्टीम के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें हीट मिलती है। When fission takes place in an atom of uranium or any other heavy atom, the energy at the rate of 200 mega electron volts per nucleus is produced। आपको याद होगा कि जब हमने इसका स्टार्ट किया तो हमने ये कहा कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट की वजह से टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। This energy appears in the form of kinetic energy of the fission fragments. These fast-moving fragments, besides colliding with one another, also collide with the uranium atoms. In this way, their kinetic energy gets transferred in heat. This heat is used to produce the steam, which is in turn to rotate the turbine. Turbine rotates the generator, which produces the electricity. तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है जो हमारे टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ कम्प्लेक्स नहीं है। अब कम्प्लेक्स किस लिए नहीं है कि हमें सिंपली याद है हमने, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन तो वैसे ही याद किया हुआ होता है। तो जो हमारा यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक होता है, हमें पता है कि एक एटम यानी एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से
हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो अगर हमारे पास 1000 हो या 2000 हो या 5000 एटम्स हो तो सारी एनर्जी को उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। और ये जब ये फटते हैं तो दो इक्वल न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते हैं। दो इक्वल न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होंगे, ये फिशन फ्रैगमेंट्स जो हैं, जो टुकड़े हैं, ये आगे भागते हैं, ये आगे जाके अगले न्यूक्लियाइज के साथ टकराते हैं। तो उनके साथ टकराते हुए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट, यही हीट हमें मिल रही होती है। अब एक रिएक्टर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो डायग्राम हमें नज़र आ रही है, हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वाइटल पार्ट ऑफ द रिएक्टर इज कॉल्ड एज कोर। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो उसकी कोर होती है। कोर किसी भी चीज़ की हो, डेप्थ होती है, वही उसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है और वही दिल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका दिल इसका कोर है। Here the fuel is kept in the shape of cylindrical tube. Reactor fuels are of the various types. तो इसके अंदर जो फ्यूल रखा जाता है वो फ्यूल जो है वो ट्यूब्स की फॉर्म में रखा जाता है। और फिर इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। यूरेनियम वॉज यूज एज अ फ्यूल इन द एलिमेंट्री रिएक्टर्स। तो शुरू में जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए तो उसमें यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ किया गया। इन दिस फ्यूल द क्वांटिटी ऑफ uranium-235 is increased from 2 to 4%. It may be remembered that the quantity of uranium-235 in naturally occurring uranium is only 0.7%. Nowadays, plutonium-239 and uranium-233 are also being used as the fuel. तो यूरेनियम-235 शुरू में यूज़ होता था, लेकिन क्योंकि कुदरती तौर पे जो हमें यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम-235 की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 0.7% है। तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाता है 2 से 4% ताकि इस्तेमाल हो सके। और अब तो प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-233 को भी फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। नंबर 2, फ्यूल रॉड्स आर प्लेस्ड इन अ सब्सटेंस ऑफ अ स्मॉल एटॉमिक वेट सच एज वाटर, हैवी वाटर, कार्बन और हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। आपको याद होगा हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूजुअली ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद होती है। इसमें जो फ्यूल रॉड्स हैं उनको हम ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर रखते हैं जिनका एटॉमिक वेट बहुत स्मॉल होता है, जिसमें पानी, आम सादा पानी हो गया, हैवी वाटर हो गया, कार्बन हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गई। आपने ये देखा होगा कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये हमेशा ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पानी की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे चश्मा है, कराची है, जोराबाद है, कहूटा है। तो हर जगह पे अगर आपका कहीं गुजर हो तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्लांट्स ऐसी जगह बनाए गए जहाँ पानी की एक्सेस होती है। अब ये जो हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक वेट बहुत स्मॉल होता है, इनको मॉडरेटर्स कहा जाता है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज मॉडरेटर्स। द फंक्शन ऑफ दीज मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस एंड टू डायरेक्ट देम टूवर्ड्स द फ्यूल। इनका काम ये है मॉडरेटर्स का। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि मॉडरेटर का फंक्शन क्या है। तो मॉडरेटर का फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है, इनको रोकने के काम आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो तो वो अनकंट्रोलेबल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये मकसद हम इस्तेमाल करते हैं। और न्यूट्रॉन्स को डायरेक्शन देने के भी काम आते हैं ताकि ये फ्यूल की तरफ ही रहें, फ्यूल से इधर उधर ना जाएं। हैवी वाटर, इट मे बी remembered is made up of H2 a heavy isotope of hydrogen instead of H11. The neutron produced in the fission reaction are very fast and energetic and not suitable for producing the fission in the reactor fuel like uranium-235 and plutonium-239 etc. For this purpose, slow neutrons are more useful. To achieve this, moderators are used. अब न्यूट्रॉन्स बड़े फास्ट मूव करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है इतनी ज़्यादा होती है कि फिशन का रिएक्शन क्रिएट करने के लिए न्यूट्रॉन्स की फास्ट स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि न्यूट्रॉन्स का स्लो होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मॉडरेटर्स इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो इनको कंट्रोल कर लेते हैं, सेकेंडली इनकी स्पीड को भी कम रखते हैं, क्योंकि फिशन का प्रोसेस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ पॉसिबल है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ पॉसिबल नहीं है। बिसाइड्स, तीसरी स्टेप की बात कर रहा हूँ, बिसाइड मॉडरेटर देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और भी हम सेफ्टी मेजर रखते हैं कि हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल की भी करते हैं, सो दैट ऑल ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिशन ओनली वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस द फर्दर फिशन रिएक्शन। अब जैसे प्रीवियस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ देखें ना, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से 3 निकल गए, लेकिन यहाँ पे देखें तो आगे एक न्यूट्रॉन को यूटिलाइज किया गया, बाकी सबको नहीं किया गया, बाकी सबको दाएं बाएं कर दिए। क्यों? अगर ये भी 3-3 निकालना शुरू कर दें, ये तो 27 और फिर 27 का आगे मल्टीपल निकालते जाएं तो फिर हम तो इनको देखते ही रह जाएं।
तो ऐसे नहीं होगा, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। द पर्पज़ इज़ अचीव्ड बाय आइदर बाय कैडमियम और बोरॉन बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो फिर जब 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे तो 2 को हमने एब्जॉर्ब करना है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए या तो हम कैडमियम का रॉड यूज़ करेंगे या बोरॉन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये न्यूट्रॉन को जल्ब कर लेते हैं। द कंट्रोल रॉड्स मेड अप ऑफ कैडमियम और बोरॉन इज मूव्ड इन और आउट ऑफ द रिएक्टर कोर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स दैट कैन इनिशिएट द फर्दर फिशन रिएक्शन। इन दिस वे द स्पीड ऑफ द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इन केस ऑफ एमरजेंसी और फॉर रिपेयर पर्पजेज, control rods are allowed to fall back into the reactor and thus stop the chain reaction and shut down the reactor। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, इनसे हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हमने रिएक्टर को मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए या रेस्ट के लिए स्टॉप करना है या शट डाउन करना है, तो उसके लिए भी हम ये बोरॉन और कैडमियम के रॉड्स इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि ये हमारा जो रिएक्शन है बिल्कुल स्टॉप हो जाए, रुक जाए। Fourth and the last segment, heat is produced due to the chain reaction taking place in the core of the reactor। अब रिएक्टर के कोर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसकी वजह से इस हीट को यूटिलाइज करो और इसका टेम्परेचर तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम दिस हीट, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ द वाटर, हैवी वाटर और एनी अदर लिक्विड अंडर ग्रेट प्रेशर। तो स्टीम बनाने के लिए इस हीट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस हीट को हीट एक्सचेंजर के ज़रिए हम भेजते हैं, और हीट एक्सचेंजर होता है पानी से बना हुआ। पानी का हीट एक्सचेंजर हो सकता है, हैवी वाटर को हो सकता है, या कोई और लिक्विड होगा, लेकिन उसको हाई प्रेशर के साथ यूटिलाइज किया जाएगा। द हीट एक्सचेंजर, दिस हीट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम द ऑर्डिनरी वाटर। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ हीट एक्सचेंजर हैं, ये जैसे आपको यहाँ पे देखे ना नज़र आ रहा है, स्टीम है, स्टीम लाइंस हैं, टर्बाइंस हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली वाटर आ रहा होता है, वाटर पंप्स के ज़रिए कंडेंसर से हम ठंडा करते हैं, कूलिंग टावर्स हम लगाते हैं ताकि पानी जो है वो ठंडा हो सके। 1200 डिग्री पे तो आपको पता है ठीक ठाक स्टीम बनती है, 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर वाली जितनी भी हीट है वो उसको स्टीम बनाने में लग जाती है। द स्टीम इज देन यूज टू रन द टर्बाइन विच इन टर्न रोटेट्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम से फिर टर्बाइन, और टर्बाइन से जो है वो बिजली बनती है जनरेटर के जरिए। द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज 300 डिग्री सेल्सियस। दिस इज फर्दर कूल्ड टू कन्वर्ट इट टू वाटर अगेन। तो बाकी जितना भी स्टीम का टेम्परेचर है वो तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और उससे फिर क्या होगा कि हम दोबारा उस स्टीम को ठंडा करके पानी बना लेते हैं वापस ही। टू कूल द स्टीम, वाटर फ्रॉम सम रिवर और सी इज जनरली यूज्ड इन कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनम। Heavy water is being used as a moderator and for transportation of the heat also from the reactor core to the heat exchanger heavy water is used। तो फिर हम क्या करते हैं कि पानी मुख्तलिफ लेके कूलिंग टावर्स बनाते हैं और उसमें स्टीम को ठंडा करते हैं। कराची का जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर यूज़ होता है, और इसमें जो है वो फर्दर हीट एक्सचेंजर के तौर पे भी, यानी हीट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी जो है वो हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टू कूल स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन, सी वाटर इज बीइंग यूज्ड। तो वहाँ पे फिर समुद्र के पानी से बाकी पानी को ठंडा किया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, एक दफ़ा जब न्यूक्लियर रिएक्टर को चला ले तो ये फिर महीनों तक चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि लकड़ियों की तरह बार बार इसके अंदर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, नहीं, बल्कि ये काफ़ी टाइम तक जलता रहता है। सॉरी, बर्निंग आप कह सकते हैं, या न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट होती रहती हैं, या ये जो ब्रेकेज होती रहती है इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती रहती है। लेकिन इनकी वजह से जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हाईली जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनकी वजह से भी काफ़ी रेडिएशंस का इफ़ेक्ट होता है। अब फिर क्या करेंगे? अब ये करना तो ये है, क्योंकि हमारे लिए तो यूरेनियम यूज़फुल है, बेरियम और क्रिप्टॉन तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो फिर इस मटेरियल को जैसे हम चूल्हे में से राख निकालते हैं या कोयला वगैरह निकालते हैं, तो इनको भी तो निकालना पड़ेगा। लेकिन इनको वेस्ट करना या इनको डंप करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये तो लगातार रेडिएशन इमिट करते हैं और बड़ी इंटेंस रेडिएशन इमिट करते हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं लोगों को। तो फिर इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि इनको ओल्ड सॉल्ट माइंस में हम दफना देते हैं, या फिर किसी बहुत ड्राई जगह के ऊपर जो है वो ज़मीन में कहीं इनको दफन कर देते हैं, ताकि इनकी रेडिएशंस का जो इफ़ेक्ट है वो ना आए और वहीं अपनी हाफ़ लाइफ पूरी करके ये ख़त्म हो जाए। बट हमें ये भी पता है कि हाफ़ लाइफ भी तो इनफाइनाइट चाहिए किसी मटेरियल ख़त्म होने के लिए। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि ओल्ड सॉल्ट माइंस में या किसी बहुत ड्राई जगह पे हज़ारों मीटर नीचे जाके ना इनको हम दफन कर देते हैं।
आपके लिए जी एक होम असाइनमेंट है और टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स हैं इसमें। एक थर्मल रिएक्टर है और एक फास्ट रिएक्टर है। तो थर्मल रिएक्टर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हीट के रिलेटेड कुछ होगा, थर्मल एनर्जी यूज़ हो रही होगी। ऑब्वियसली फिशन रिएक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा एक दफ़ा कि कैसे वर्क करता है। और फास्ट रिएक्टर नाम से जाहिर है बहुत तेज़ है, तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, छोटा सा हिंट दे देते हैं आपको। इसके अंदर नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है, और नेचुरली जो यूरेनियम है वो हमें यूरेनियम 238 की फॉर्म में मिलता है। और फास्ट नाम है तो उसका मतलब है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आएंगे, टकराएंगे, या कोई रिएक्शन इस तरह का होगा, क्या बनेगा इससे, ज़रूर देखिएगा इसको। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फास्ट रिएक्टर्स का मतलब है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है। हालांकि फिशन हम स्लो न्यूट्रॉन से करते हैं, लेकिन क्या ऐसा तरीकाकार है कि हम फास्ट न्यूट्रॉन से भी ये काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या है? अपोजिट है फिशन के। उसमें क्या हुआ था कि बड़े न्यूक्लियस टूटा और उसने दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन रिएक्शन। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को हम लेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, दो न्यूक्लियस कैसे आपस में मिल सकते हैं जबकि वो अपोजिटली चार्ज हैं? वो तो एक दूसरे को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिपल्जन देंगे। तो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्जन देते हैं। इनको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, बन जाते हैं, तो फिर ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और ये इतनी एनर्जी होती है कि अल हफीज़ अल अमा। तो इनसे तो बचत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है जिसको कंट्रोल्ड वे से भी नहीं किया जा सकता। बहुत हार्ड प्रोसेस होता है, बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसको लाइटर नोट पे तो परफॉर्म किया जा सकता है, बट अगर कमर्शियल यूजेस के लिए जैसे हम फिशन रिएक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज हैं। पहली तो बात है बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर ये नॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और अगर आप एक एग्जांपल देखें तो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम मिल रहे हैं आपस में, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, इससे हीलियम बनेगा और एक न्यूट्रॉन इमिट होगा। ग्राफ फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एक ऐसा ग्राफ है जो हमारे साथ बिल्कुल अटैच है, और ये ग्राफ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अपने टेक्स्ट को ज़रूर देखिएगा। ये रिएक्शन ये टॉपिक जो है वो हमें ऑलमोस्ट पेज नंबर 246 के एंड से मिलता है। The energy given out per nucleon per fission of the heavy element like that of uranium is 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद होगा कि हमने फिशन में भी पढ़ा है कि तकरीबन हर एक न्यूक्लियन से हमें 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है फिशन से। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द फिशन फ्रेगमेंट इज ग्रेटर दैन यूरेनियम। क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलती है, और यूरेनियम से भी ज़्यादा ही होती है, तो इसी वजह से मिलता है। इनफैक्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज। अब इस सारी चीज़ को इस ग्राफ के जरिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसको वैसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पेज नंबर 247 पे हमें कुछ एग्जाम्पल रिएक्शंस की नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हमें मिलते हुए आपस में नज़र आ रहे हैं, ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम। तो वहाँ से हमें हीलियम के न्यूक्लियाई मिलते हैं और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी मिलती है। अगर आप देखें इसके बाद एक और भी हमें रिएक्शन उसके नीचे नज़र आ रहा है, पेज नंबर 247 आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसमें ड्यूट्रियम मिल रहे हैं और उससे ट्रीटियम और एक हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप बन रहा है और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। एक और रिएक्शन उसके नीचे नज़र आ रहा है, दो ड्यूट्रियम मिल रहे हैं उसमें से और एक ट्रीटियम बन रहा है, एक न्यूट्रॉन और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। लास्ट में आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, और लास्ट वाले रिएक्शन में एक ड्यूट्रियम एक ट्रीटियम मिलता है, एक हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन निकलता है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, तो फ्यूजन के बारे में हमें क्या बताता है? दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज अप टू A इज इक्वल टू 50, यानी कि जहाँ एटॉमिक मैस 50 है वहाँ तक तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठता है, और ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात पढ़ी थी। Hence when the two light nuclei merge to form a heavy nucleus whose mass number A is less than 50, then energy is given out। तो ऑब्वियसली जब दो बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियास मिलेंगे और वो एक ऐसा न्यूक्लियस बनाएंगे कि जिसका मैस नंबर 50 से कम होगा, तो एनर्जी तो बाहर गिवन देंगे।
और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। टू ऑब्जर्व दैट व्हेन द टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स मर्ज टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियस देन 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन आउट। 247 पेज के ऊपर भी हमें मुख्तलिफ रिएक्शन नज़र आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है हमें कि जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग अ फ्यूजन रिएक्शन सम मैस इज लॉस्ट। अब ये भी हमने बाइंडिंग एनर्जी और जो पहला टॉपिक पढ़ा था मैस डिफेक्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ मैस कम हो जाता है तो उसमें एनर्जी भी की फॉर्म में लूज होता है। तो द फ्यूजन रिएक्शन सम मैस इज लॉस्ट एंड इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी इज गिवन आउट। तो वो जो मैस हम लूज करते हैं वो बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में ही होता है। इन फ्यूजन रिएक्शन मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी ऑब्टेन्ड एज कम्पेयर टू द फिशन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन हमें मिल सकती है। कुछ शर्तें शराइतें यहाँ पे भी मौजूद हैं। लिमिटेशंस फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के लिए कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू अचीव, बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना। ऑब्वियसली दो छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को मिलाना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट, इट इज़ बिकॉज वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि दो पॉजिटिव चार्जेस को आपने मिलाना है, तो इतना आसान काम तो नहीं है, वो तो रिपेल करते हैं। ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एज कम्पेयर टू द फिशन रिएक्शन। इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ये भी बहुत मुश्किल बात है। क्यों? इस एनर्जी को हम कहीं कैरी नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट, टू स्टार्ट इट, इसको शुरू करने के लिए भी अलॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसको स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इतनी एनर्जी अपने पास रखेंगे। अब मेथड क्या है इसको स्टार्ट करने का? इसको स्टार्ट करने का मेथड ये है, हमारी बुक में बताता है। फॉर अ फ्यूजन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई द वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन देम। हम ये बात कर चुके हैं कि फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दो न्यूक्लियास को हमने मिलाना है, और जब हमने उनको मिलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना है, क्योंकि दो न्यूक्लियास तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उनकी रिपल्सिव फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर दिस द टू न्यूक्लियाई आर थ्रू टूवर्ड्स वन अनदर एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि बड़ा तेज़ी से न्यूक्लियास को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, हम भगाते हैं इनको। One method to do so is to give these nuclei a very large velocity with the help of an accelerator. This method has been used in research study of the nuclear fusion of deuterium and tritium. But this method of the nuclear fusion for getting the energy cannot be used on a large scale. हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर ऐसे होता है, जैसे हम छोटी सी मिसाल लें, हम धागे के साथ पत्थर को बांधते हैं और उसको घुमाते हैं अपने सर के ऊपर, घुमा 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 के थोड़ी देर बाद जब छोड़ते हैं तो वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ जाता है अलॉन्ग द टेंजेंट। तो सेम इन पार्टिकल्स के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं। एक लैब है, उसका नाम है सर्न। ये फ्रांस और जिनीवा की बाउंड्री के दरमियान बनी हुई है, ज़ेर ज़मीन। तो इसके अंदर सबसे बड़े दुनिया के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं। तो हम ड्यूटियम और ट्रीटियम को आपस में घुमाते हैं, वहाँ पे घुमा कर एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, तो ये आपस में मिलते हैं तो उससे फ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि दो न्यूक्लियास एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेकिन इसको बड़े स्केल के ऊपर इस प्रोसीजर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं है। एक और मेथड भी है, वो क्या है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द स्पीड ऑफ द एटम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ, अगर किसी सब्सटेंस का वो कहता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके एटम्स बड़े तेज़ी से भागना शुरू हो जाते हैं। To start a fusion reaction, the temperature at which the required speed of the light nuclei can be obtained is about 10 million degrees Celsius. अगर हम 10 million degree Celsius टेम्परेचर लगा के और दो न्यूक्लियास को एक्सेलरेट करें ना, तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। बट 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या काबिल बर्दाश्त होगा? क्या वो टेम्परेचर बनाना इतना आसान होगा? क्योंकि हम और आप तो अगर गर्मियों में 40-45 डिग्री सेल्सियस पे भी हों तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अगर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहीं पे टेम्परेचर लाना पड़ जाए तो कैसे वो जगह कंट्रोल में रह सकती है। एट सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो फिर इतने हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होता है उसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डिनरली सच अ हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव। आमतौर पर इतना बड़ा टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते। हाउएवर ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बॉम्ब दिस टेम्परेचर कैन बी हैड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, अगर आप कोई एटम बॉम्ब फटा दें तो फिर पॉसिबल है कि इतना टेम्परेचर आपको थोड़े वक्त के लिए मिल जाएगा, बट एटम बॉम्ब भी कहीं फटाना कोई आम बात तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना बहुत मुश्किल बात है।
हाइड्रोजन बॉम्ब। आपने हिरोशिमा, नागासाकी, जापान और अमेरिका के दरमियान जंग के बारे में सुना होगा, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अंटिल नाउ द फ्यूजन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओनली इन अ हाइड्रोजन बॉम्ब। अब तक ये जो फ्यूजन रिएक्शन है सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर ही हो रहा है। दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बॉम्ब। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर जो कभी अचीव नहीं हो सकता, यकीनन वो यहाँ मिलता है। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन ड्यूटियम एंड ट्रीटियम सेट्स इन। तो ड्यूटियम और ट्रीटियम इसमें यूज़ होता है और इसकी वजह से जो है वो ठीक ठाक एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस वे अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इन द एक्सप्लोजन। तो इस तरीके से यकीनन बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी हैड फ्रॉम अ फ्यूजन रिएक्शन, बट टिल नाउ दिस रिएक्शन हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल लाइक फिशन रिएक्शन एंड सो नॉट बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिशर रिएक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हम कंट्रोलिंग रॉड्स लगा दें तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन फ्यूजन तो कंट्रोल नहीं हो सकता। एफर्ट्स आर इन अ फुल स्विंग इन दिस फील्ड। इट इज़ होप दैट द न्यूर फ्यूचर सम मेथड वुड बी फाउंड टू कंट्रोल दिस रिएक्शन। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह बेहतर करे कि ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, तो ज़रूर हम इसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया में जितने भी मामलात हैं एनर्जी के रिलेटेड, बिजली के रिलेटेड, वो सारे मामला बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि छोटा सा रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़फुली मतलब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन द सन। तो सूरज के अंदर भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रहा है। आपका होमवर्क है, छोटा सा पैराग्राफ है, ज़रूर रीड करिएगा, इसके रिएक्शंस को पढ़िएगा। और इसके अंदर सूरज के अंदर कहा जाता है कि हीलियम है और उसके अंदर कुछ हैवी एलिमेंट्स भी हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ याद रखनी है आपने, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर बेसिकली यही हाइड्रोजन बॉम्बिंग हो रही है। और अभी हमें हाइड्रोजन बॉम्बिंग के बारे में क्या पढ़ा कि इससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो इस एनर्जी को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा, और अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़रूर पूछिएगा। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा और इसकी समझ भी आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़रूर पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।